Jai Guruji to the whole Sangat. Special thanks to Atul ji for organizing this through Dubai reading of Shiv Puran. I think all of you are blessed who all are reading Shiv Puran because वो गुरुजी की ब्लेस करी हुई है। और गुरुजी अक्सर बहुत संगत को बोलते थे कि शिव पुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए और कहते थे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक अध्याय पढ़ लो वही बहुत है, अगर वो भी नहीं होता तो एक पेज पढ़ लो। गुरुजी हमारे इतने सिंपल गुरुजी इतने प्यार वाले थे कि वो बिल्कुल बहुत इजी कर देते थे अपने भक्तों के लिए उनके तक पहुंचना, उनके साथ कनेक्ट होना। ऐसे गुरुजी कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स आप सबका जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस फोरम पर। और ये मेरा पहला वीडियो होगा, मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगता था खाली गुरुजी हैं, मैं खाली अपनी आवाज़ से उनकी महिमा गा सकती हूँ पर मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए। पर आज का टाइम जिस तरह से है मेरे ख्याल से गुरुजी सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोई भी भूल चूक होगी तो माफ़ करिएगा, मैं अपने आप ही से किसी तरह से सीख करके ये कर रही हूँ। और अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे हेल्प किया, गाइड किया किस तरह से ये वीडियो करना है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप उसमें मुझे बता दें कि आप लोग सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, मेरी वॉइस आप तक जा रही है, आप बस मैसेज कर दीजिए मुझे बस, तो मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप दे दीजिए या बोल दीजिए कि आप सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सुधा जी, थैंक यू नीति जी, नीति चोपड़ा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड रीचिंग आउट टू मी। आई एम वेरी वेरी blessed. Actually, I'm the one who's blessed, who is able to sing गुरुजी की praise, गुरुजी की महिमा गाना सबसे बड़ी blessing है। और मैं अपने को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह से ये मीडियम बना के और किस तरह से रीच आउट करके आपने मेरे से रिक्वेस्ट करी और मैं यहाँ आ करके आपको अपनी गुरुजी के बारे में, उनकी दिव्यता, उनकी मिरेकल्स, उनके एक्सपीरियंसेस जो प्रूव करते हैं कि गुरुजी कोई रेगुलर गुरुजी नहीं थे, वो भगवान थे, महाशिव थे। और मैं ट्राई करूँगी जितने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, नहीं तो मैं दोबारा इस फोरम पर आऊँगी क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है आज के टाइम में मैं कुछ ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करिएगा और मुझे भी ब्लेस करिए कि मैं आपके सत्संग अच्छी तरह से सच्चाई से जैसे हुआ था वैसे बोल सकूं। और सारी संगत को भी ब्लेस करिएगा कि वो जो आप मैसेज दे रहे हैं वो सारे उससे सुन करके और उससे अपनी ब्लेसिंग्स पूरी लें। और जो भी मैसेज है गुरुजी आप वो सबको उसी तरह से सुनाइएगा। जय गुरुजी। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से कैसे मिली और गुरुजी का जब बुलावा आता है तभी हम उनसे मिल पाते हैं। शिव जी अपने भक्तों को इतने दयालु हैं, अपने भक्तों को अपने आप से बुलाते हैं। तो हम यूएस में बहुत सालों से थे, मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे बच्चे यहीं पैदा हुआ, यहीं रेस हुए। मुझे भी यहाँ पर 42 इयर्स हो गए हैं। तो मेरी जो बीच वाली बेटी है वो यहाँ पर बॉर्न हुई थी यूएस में ही और उसको बचपन 6 वीक की थी तभी से उसको बुरा आस्थमा का अटैक शुरू होने लगा था। और वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो अटैक्स और भी बुरे होते जा रहे थे और मतलब सब ट्रीटमेंट हो चुका था। और आस्थमा का जैसे आप जानते हैं कोई उसका इलाज नहीं है, खाली आप उसको मैनेज करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स ने कहा अब इसको इन्हेलर, नेबुलाइज़र उसी पर रहती थी वो। और मैंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए, इंडिया में फिश ट्रीटमेंट भी कराए, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कुछ ट्रीटमेंट करा लिया था, किसी से भी उसको फ़ायदा नहीं हुआ। फिर
ऐसे टाइम बीता गया। उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज भी थी, जो वो कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा पाती थी। उसको ब्लीच से एलर्जी थी, ग्रास से, फ्लावर से, ना पार्क में जा सकती थी, ना स्विमिंग कर सकती थी, ना कोई दूध की कोई चीज़ खा सकती थी, ना आइसक्रीम, ना चीज़। तो बहुत ही उसका बहुत ही डिफरेंट चाइल्डहुड था। और मुझे बड़ी चिंता रहती थी कि लोग कहते हैं जैसे बड़ी होगी ठीक हो जाएगी, पर जैसे जैसे बड़ी हो रही है और भी बुरा उसका अस्थमा हो रहा था। और मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव जी की आराधना करती थी और उनसे बस एज अ मदर एक ही मैं रिक्वेस्ट करती थी और एक ही मेरी प्रेयर थी कि ये इसको कॉलेज जाने से पहले इसका अस्थमा ठीक कर दीजिएगा। एनीवे उसी दौरान हम 96 में वो भी गुरुजी का बुलावा था कि मेरे हस्बैंड का ओवरसीज़ असाइनमेंट सिंगापुर में हुआ और हम सियाटल से सिंगापुर मूव हो गए। और वहाँ जा कर के वहाँ पर भी उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज थी। उस समय वो 14 इयर्स की थी। वो खाली इन्हेलर पर ही रहती थी, हर 2 घंटे में उसको पफ्स लेने पड़ते थे। अटैक होता था तो उसको फिर नेबुलाइज़र देना पड़ता था। तो ऐसे ही चल रहा था और कोई भी वो ना पार्क में खेल सकती थी, ना बाहर अपने उसमें कैंपिंग में जा सकती थी स्कूल की तरफ से, कुछ भी मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थी। उसी दौरान 98 में एक बार हम इंडिया गए और वहाँ पे हम मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं, उन्होंने हम लोगों से कहा तुम लोग परेशान हो, मेरे ऐसे गुरु जी हैं और अगर गुरु जी कृपा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो उस समय तक हम लोग बहुत ही परेशान थे और कहीं भी जाने को तैयार थे और चाचा जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो जलंधर के डीजीपी थे, आसाम के थे, तो बहुत ही रिस्पेक्ट थी और ही वॉज अ नो नॉनसेंस पर्सन। तो हम लोग ने सोचा कि ये जहाँ पे ले जाएंगे अच्छी जगह ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कल तुम लोग आ जाना और फिर हम तुमको ले चलेंगे। मेरे हस्बैंड हम बच्चों को लेकर उसको अपने बेटी को लेकर के गए और उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे हम करेंगे वैसे ही करना, पूरा कुछ नहीं बताया था उन्होंने गुरुजी के बारे में। और मैं पूरे रास्ते सोच रही थी कोई गुरुजी बुजुर्ग से होंगे, दाढ़ी होगी और सफ़ेद कपड़े पहने होंगे, ऐसे बैठे होंगे, और यही मन में मेरी पिक्चर थी। पर वहाँ जा कर के सब कुछ चेंज पाया मुझे। मैंने उनको देखा, गुरुजी को, वो जैसे प्रिंस लग रहे थे, अपने आसन पर ब्यूटीफुल रोब पर बैठे हुए थे पहने हुए, और सारी इतनी ब्यूटीफुल वहाँ पे संगत बैठी थी, लेडीज़ बैठी थी और सब कुछ सुंदर लग रहा था। और मैं जब अंदर गई तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये गुरुजी इतने यंग से हैं और डैशिंग पर्सनालिटी, ये कैसे ठीक करेंगे। और कई लेडीज़ उनके पैर दबा रही थीं और बहुत ऊंचा ऊंचा शब्द बज रहा था और हम लोग पंजाबी नहीं है तो मुझे शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। एनीवे चाचा जी ने जब प्रणाम किया तो हम लोगों ने भी उनको प्रणाम किया। मेरी बारी जब आई, जब मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे बच्चों का, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स का, सब कुछ बता दिया उन्होंने। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बता दिया होगा। आई डिडंट थिंक टू मच अबाउट इट। उस समय मेरे ब्रदर का प्लेन क्रैश हुआ था। ही वॉज ओनली 40 और चॉपर में आर्मी में थे और he had just passed away and I was going through a lot of depression within myself. I was very very sad. और गुरुजी ने वो भी बता दिया मुझे। Anyway, मैं जाकर के बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर देख रही थी और मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि गुरुजी इतने डैशिंग पर्सनालिटी हैं, ये कैसे करेंगे, ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और शब्द भी इतने ऊंचे बज रहे थे। मैंने कहा इतने लाउड क्यों बज रहे हैं यहाँ पर, इतना सब कुछ डिफरेंट लग रहा था मुझे। एनीवे मैं ध्यान में तो नहीं लगी उस समय और बस इधर उधर देख रही थी लोगों को। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरे से कहा कि तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सारा प्रैक्टिकल होता है। तो मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी और मैं रोने लगी क्योंकि गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आप उस समय एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। तो मैं वैसे भी इतनी भरी हुई थी, दर्द में थी अपनी बेटी की वजह से,
मैं रोने लगी और मैंने सब कुछ उनको बता दिया, गुरुजी कैसे ना डाउट करूं मैं, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मेरी बेटी को इतनी प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी, अब ये हो गया वो हो गया, सारे जो जो मेरी बैगेज था इतने सालों का सब कुछ मैंने गुरुजी को रोते रोते बता दिया। गुरुजी ने बड़े प्यार से सुना और उसके बाद उन्होंने ऐसे अपना हाथ उठाया और कहा, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और उस समय मुझे समझ नहीं आया कल्याण का महत्व क्या होता है। मैंने सोचा शायद पंजाबी में ऐसे ही कहते होंगे। फिर गुरुजी कहते हैं जा तू जाके लंगर कर ले। तो मैं दीवार के सहारे जाके बैठ गई। फिर चाचा जी थे, कहते हैं कि गुरुजी बड़े देर तक कह रहे थे, कुछ क्या कहा? हमने कहा, उन्होंने कहा कल्याण कर देता। तो वो खुश हो गए, कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वो ठीक हो गई। पर मैं कन्विंस नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ऐसा ही होता है। दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद गुरुजी। और उसके बाद जब हम जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कि तांबे का लोटा और चांदी का ओम, और उन्होंने एग्जैक्टली बताया था कितना बड़ा ओम होना चाहिए और वो उसको सिल्वर की चेन में पहनना है। तो हम लोग गए और वापस नेक्स्ट डे जब लेके गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने वो लोटा देखा और कहा कि ये नहीं ठीक है। तो मैं समझी नहीं। कहते हैं कि मुझे ब्लेस करने के लिए बेस्ट होना चाहिए। ये लोटे में दाग है और डेंट था। कहते हैं कि जिसमें जो भी लोटा लाओ वो बेदाग होना चाहिए और डेंट नहीं होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए। एनीवे फिर उन्होंने एक शॉप का नाम भी बताया, कहा कि वहाँ से लेके आना है। हम लोग नेक्स्ट डे फिर वहाँ से लेके गए। सेकेंड डे तब गुरुजी ने उसको अपने हाथों में लिया और उन्होंने ब्लेस किया, मेरी बेटी को दिया और कहा कि इसमें पानी भर के, जैसे जैसे उनका नियम था कि पानी पीकर सुबह उठ के पीना है, आधे से नहाना है। और वो चांदी के ओम को गुरुजी ने कहा इसको 51 दिन तक पहनना है। फिर संगत जी, वो दिन और आज का दिन, दैट वॉज द लास्ट डे माई डॉटर हैड यूज इनहेलर। जो लड़की 14 ईयर्स तक से 6 वीक्स की थी जब से उसको अटैक शुरू हुए थे, वो दिन और उस दिन, उसके बाद से उसने कभी भी इनहेलर नहीं यूज़ किया। जय गुरुजी। ये गुरुजी की बहुत अपरंपार कृपा है जो फर्स्ट डे ही उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया। और कौन हो सकते हैं गुरुजी? गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है? वो महाशिव है। मैं शिव की भक्त हूँ, उनको प्रे करती थी और गुरुजी शिव अवतार, गुरुजी शिव खुद आकर के उन्होंने बुला करके मेरी बेटी को ठीक किया। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने किस तरह से उसको ब्लेस किया। फिर उसके बाद हमारी जर्नी ऐसी चलने लगी। फिर हम सिंगापुर चले गए और सिंगापुर में मैंने वो चांदी का ओम पहना दिया था। जब हम वापस सिंगापुर आए, एक दिन मेरी बेटी वहाँ बैठी हुई थी, होमवर्क कर रही थी और वो चांदी का ओम अपने आप गिर गया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैंने दोबारा उसको दूसरे चेन में डाल के पहनाया। सेकेंड डे वो फिर गिर गया। तो मेरी बेटी कहती है कि माम, गुरुजी ने कहा था 51 डेज़। तो हमने जब कैलेंडर में देखा तो उसी दिन 51 डेज़ हुए थे, एक दिन पहले। तो गुरुजी अपने अकाउंट में, अपने टाइमिंग में, सब चीज़ में एकदम उनका जो एक एक चीज़ का इतना परफेक्ट कैलकुलेशन टाइमिंग वाइज, तो वो भी गुरुजी ने समझा दिया कि जो टाइमिंग है वो गुरुजी 51 दिन कहा था, 51 दिन ही पहनना था। वो अपने आप गिर गया था। और गुरुजी दिल्ली में, हम सिंगापुर में। एनीवे उसको हम लोग ने तकिए के नीचे रख दिया और उसके बाद से उसकी एलर्जीज़ वगैरह बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसका स्कूल ट्रिप था, उसमें भी वो गई ऑस्ट्रेलिया, कैंपिंग में, सब कुछ। मतलब ये उस समय ऐसा लग रहा था कि हमें भगवान मिल गए हैं। किस तरह से उनको थैंक्स करें, तो मन में इतनी थैंक्स की भावना आ रही थी कि गुरुजी को कैसे थैंक्स करें। तो चाचा जी को हम लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि हम लोग गुरुजी को आके थैंक्स करना चाहते हैं और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। वो बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा कि कुछ हम यहाँ शॉपिंग करके लाना चाहते हैं। तो वो कहते नहीं, गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर भी कन्विंस नहीं थी, जो भी था, जो गए गुरुजी को। जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी ने कहा, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ये बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुजी ने उसके गाल में ऐसे प्यार का से थप्पड़ मार के कहा धीरे से कि इन्हें तो ठीक होना ही था। तो गुरुजी आपको ब्लेस भी करते हैं और वो किसी और को उसका श्रेय देते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें तो ब्लेस होना ही था,
तो गुरुजी इतने मॉडेस्ट, इतने हम्बल गुरुजी, कभी भी उन्होंने ऐसे अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा, ग्रेटनेस नहीं दिखाई, सबके साथ प्यार से बात करते थे, सबको अपनाते थे, सबको ब्लेस करते थे, सबका इतना सत्कार करते थे, लंगर खिलाना, सब कुछ। ऐसी जगह हमने कहीं नहीं देखी थी जहाँ आपको कुछ भी देना नहीं होता है। शुरू से कहीं भी जाते थे पहले हमें देना पड़ता था, और ये पार्ट वो पार्ट, इतने पैसे, इतने वो। और गुरुजी के दरबार में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा कि वहाँ गुरुजी ब्लेस भी कर रहे हैं, आपकी बीमारियाँ भी ठीक कर रहे हैं, और कुछ लेते भी नहीं हैं। ये कैसा दरबार है? ये भगवान का ही दरबार हो सकता है। भगवान भी ऐसे ही हैं। तो जो जो क्वालिटी बचपन में भगवान के बारे में सुनी थी, पढ़ी थी, वो सारी क्वालिटीज़ मैंने गुरुजी में देखी हैं, सारी क्वालिटीज़। गुरुजी का शरीर इतना सुगंधित, इतना सुंदर, जैसे शिव जी का है, उसमें एक श्लोक आता है सुगंधित। तो गुरुजी का एक एक अंग से सुगंध इतनी जैसे पुंज हो, इतनी इतनी ज़्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस रहती थी गुरुजी की। आप उनके पास बैठ जाओ तो आपकी बॉडी से भी सुगंध आने लगती थी, आपके बालों से, आपके कपड़ों से। अगर गुरुजी की कृपा हो, अगर आप उनके चरण स्पर्श कर लें, उनको छू लें, उनके हाथ छू लें, तो आपके हाथों में कितने दिनों तक सुगंध रहती थी, आप जितना भी वॉश कर लो। ये भगवान ही है, पूरे भगवान है। फिर उसी प्रकार अब मेरी बेटी ठीक हो गई, अब मुझे लगने लगा कि गुरुजी हमें भगवान मिल गए हैं। और फिर सिंगापुर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जो भी छुट्टियां होती थी, हम पूरे समर भर 3 महीने वहीं आके रहते थे। नोएडा में मेरे पेरेंट्स हैं, उन्हीं के पास आ जाते थे और वहीं से जाते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हम जब सिंगापुर आ रहे थे, सिंगापुर से गुरुजी की बर्थडे में आ रहे थे, तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रेम सिंह। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी अंतर्यामी, हम सिंगापुर में थे, जो हो रहा था सब कुछ गुरुजी को पता रहता था, एक एक चीज़ उनको खबर रहती थी, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो प्रेम सिंह उस समय इंडिया के एम्बेसडर थे सिंगापुर में, फैमिली फ्रेंड थे, तो वो हमारे घर आए हुए थे और ऐसी ही बातें हो रही थी। वो जब जाने लगे तो हमारे हॉलवे में गुरुजी का स्वरूप जो लगा हुआ है, तो उनको उसको देख करके वो बैठ के कहने कि ये कौन है, बहुत पावरफुल है। तो हम लोग ने गुरुजी के बारे में उनको बताया और वो कहते हैं कि मुझे भी इनके दर्शन करने हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग गुरुजी के बर्थडे में जा रहे हैं तो आप ज़रूर आइए। कहते हैं ठीक है, हम साथ में चलेंगे। तो उसके बाद 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि मैं नहीं जा पाऊँगा इस बार, क्योंकि कोई मिनिस्टर्स आ गए इंडिया से, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। ठीक है, फिर हम लोग गुरुजी के दरबार में गए उनकी बर्थडे से पहले। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा और प्रेम सिंह नहीं आया। तो हम लोग एकदम शॉक हो गए कि कैसे गुरुजी, मतलब ये एक्सपीरियंसेस दे के गुरुजी ने हमें समझाया कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ मालूम है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर एनीवे आप काफ़ी पुरानी संगत को मालूम होगा कि प्रेम सिंह जब रिटायर होके दिल्ली आए हैं, तो गुरुजी के कितने बड़े भक्त, और हमेशा वहाँ बैठे रहते थे गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उनको। तो ये मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी इसके बारे में। और उसके बाद इतने सत्संग गुरुजी के स्वरूप के हैं कि कैसे गुरुजी ने आंखें खोलकर मेरे बेटे को दर्शन दिया। जब हम सिंगापुर वापस जाते थे, मन नहीं लगता था और हमेशा लगता था कि गुरुजी के दर्शन को कब जाएं। जैसे आपको एक लगन लग जाती है भगवान से, आपको खाली उनकी बातों में रस आता है, खाली उनके बारे में सोचने में अच्छा लगता है। संगत उस समय नहीं होती थी, सिंगापुर में कुछ भी नहीं था। ऐसा होता था कि बस शब्द सुनने को मिल जाएं, और गुरुजी के बारे में मैं फ़ोन करके पूछती रहती थी वहाँ पर। तो एक बार उस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था, तो मैं कभी वहाँ गई नहीं सिंगापुर में गुरुद्वारे में। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा खड़ा प्रसाद बना करके किचन में, और फिर जाएंगे हम लोग। मेरा बेटा छोटा था उस समय, 5-6 साल का था। वो बॉल से खेल रहा था हॉलवे में, और गुरुजी का स्वरूप लगा था जिसमें उनकी आंखें बंद हैं और उनका चेहरा उनके हाथों में ऐसे है। तो वो बॉल वहाँ पे गिरी, तो वो उठाने लगा, तो उसको गुरुजी का दर्शन हुआ। वो आंखें बंद थीं, गुरुजी ने आंखें खोल करके उसकी तरफ स्माइल करके देखा,
और वो एकदम से डर गया। वो दौड़ा दौड़ा आया किचन में और मेरे से कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? तो कहता है मुझे ऐसे वो पिक्चर से गुरुजी ने खोल करके आई कुड इवन सी हिज प्यूपल्स, इतना क्लियर दर्शन दिया। मैं भी गई, मैंने देखा, मैंने कहा मुझे भी दर्शन हो जाएंगे, पर मुझे नहीं दिखाई दिए गुरुजी। दर्शन जिसको देना होता है गुरुजी उसको ही देते हैं। तो एनीवे उसको ब्लेस किया। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो जैसे ही मेरे बेटे ने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी कहते हैं ऐसे, गुरुजी का इतने जोवियल थे गुरुजी, इतने स्माइलिंग, इतने वेलकमिंग, ऐसे धीरे से ऐसे सर कहते। और देखा था मेरी पिक्चर। तो हम समझ गए कि गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वही एक्सपीरियंस देते हैं और वही आपसे सुनवाते हैं। तो इतने सत्संग हैं। और एक बार क्या हुआ कि हम मेरे बेटे का पैर जो था वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, एंकल उसका, और बहुत उसको दर्द रहता था। उसकी एड़ी में, उसके एंकल में इतनी पेन रहती थी और इतनी स्वेलिंग रहती थी कि वो किसी चीज़ से टकरा जाता था तो चीखें मारता था, और चलने में भी उसको प्रॉब्लम थी। तो हम लोग बहुत परेशान थे। यूएस में पैदा हुआ था, यहाँ सियाटल में भी उसको दिखाया सर्जन को, और सिंगापुर में भी दिखाया। और उसको फिर हम इंडिया गए थे तो वहाँ डॉक्टर सेठी को दिखा के आए थे, और सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी सर्जरी पैर से नहीं, इसके हिप्स से होगी, क्योंकि हिप्स इसका टर्न है अंदर की तरफ। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। 6 महीने तक इसका वो रहेगा और इसको रॉड डलेगी, और ये सब काफ़ी लंबा था प्रोसेस, और 6 महीने तक इसको ये चल नहीं पाएगा। एनीवे हम परेशान थे, पर गुरुजी ने शुरू में गुरुजी बहुत बात करते थे, बुला के पूछते रहते थे। फिर एक दिन आया जब गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा आज के बाद बात बिल्कुल नहीं करना, मुझे सब कुछ मालूम है और मैं उसी हिसाब से ब्लेसिंग दूंगा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं आज के बाद कोई बात नहीं करनी है, और गुरुजी ने कहा टेलीपैथी से बात होगी। एनीवे उसके बाद तो खाली जाते थे और गुरुजी का दर्शन करते थे, हम लोग वापस आ आते थे। और अगर गुरुजी की कृपा होती थी तब वो बात करते थे तो हम लोग उनको बताते थे। तो उस दिन मैं डॉक्टर सेठी को दिखा के अपने बेटे को आई थी जयपुर से, और वहीं बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि कित्थों गई थी। तो मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी पूछ रहे हैं तो बता दूं। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे डॉक्टर सेठी को जयपुर में दिखा के लाई हूँ, इसका पैर का ऐसे ऐसे है, सारा बताया उनको तो सर्जरी के लिए। तो गुरुजी ने एक सेकंड देखा उसकी तरफ, कहते नहीं सर्जरी की कोई कॉल नहीं है। और गुरुजी ने उपाय भी बताया कि किस तरह से ठंडे पानी और गर्म पानी से अल्टरनेट उसकी सिकाई करनी है। और मेरे हस्बैंड से कहा कि इसके एंकल में उनको रोज़ मालिश करनी है और ऐसे ही करना है, यही उपाय बताया गुरुजी ने। एनीवे हम लोग वापस चले गए और वैसे ही करने लगे जैसे गुरुजी ने कहा था। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि आफ्टर अ मंथ और सो, एक दिन मेरे हस्बैंड उसके एंकल में उसको मसाज कर रहे थे, और अचानक और उन्होंने देखा, शुरू में वो बहुत चिल्लाता था, मसाज से पैरों में बहुत दर्द होती थी, और उस बिल्कुल भी उसको मतलब इतनी दर्द ही नहीं हो रही थी। और उससे पहले की बात है कि उन्हीं दिनों सिंगापुर आने से पहले एक दिन हम लोग गुरुजी के दरबार में थोड़ा जल्दी पहुंच गए। करीब 6 बजे थे। गुरुजी अंदर अपने कमरे में थे, वहाँ कोई नहीं था। तो हमने गुरुजी को प्रणाम किया। मेरे बेटे ने जैसे ही प्रणाम किया तो गुरुजी के आसन के बगल में इतनी बड़ी सी टेबल थी, मार्बल की, बहुत ही हैवी टेबल थी, जिसमें गुरुजी प्रसाद रख के देते थे लोगों को। तो जैसे ही मेरे बेटी ने जैसे ही प्रणाम किया गुरुजी के आसन को, वो टेबल, कोई नहीं था वहाँ पर, और वो टेबल अपने आप उसके उसी एंकल पे आके गिरी है, और इतने कस के वो चीखा है, क्योंकि उसी एंकल में उसको स्वेलिंग थी, तकलीफ थी जो थी, वो इतनी कस के रोने लगा। और हम लोग भी घबरा गए। उस समय कक्कड़ अंकल थे सेवादार, तो वो किचन से आइस लेके आए और मैंने आइस लगाया, और वो रोए जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी को डिस्टर्ब ना हो, मैं उसको ऊपर ले गई, ऊपर ले जाके उसको सोफे में लिटा दिया और आइस लगाती रही। और मैंने कहा आज हम यहीं ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। और वो थोड़ी देर में सो गया, और संगत आती रहे, गुरुजी भी आ गए, अपने आसन में बैठ गए। और जब वो उठा थोड़ी देर बाद तो कहता है कि मेरी बिल्कुल भी मुझे तकलीफ़ नहीं है,
कोई स्वेलिंग नहीं थी उसको, और वो कहता है कि हम नीचे जाके बैठेंगे। वो अपने आप से सीढ़ियों से उतर के आया और गुरुजी ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उसकी सर्जरी कर दी, वो टेबल गिरा के उसके पैरों पर। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है, किस तरह से गुरु जी महाराज ने जो उसको 6 महीने का उसको करना था, और डॉक्टर्स ने कहा था हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो कि ना हो, ये भी नहीं मालूम। तो गुरु जी महाराज की इतनी दया है, किस तरह से उन्होंने उस बच्चे के पैर पर टेबल गिरा करके अपने आप से सर्जरी कर दी। मतलब किस तरह से गुरु जी को थैंक्स करें, शुक्राना करें। गुरु जी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। और इसी प्रकार से ये हमारी जर्नी गुरु जी के साथ चलती रही, और गुरु जी ने इतने 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 सत्संग दिए हैं। अब इस समय क्योंकि ये कोविड वायरस फैला हुआ है, तो इसलिए मैं सार्स का ज़रूर सुनाऊंगी। सिंगापुर में आप लोगों ने सुना ही होगा, 2003 में या 4 में सार्स आया था, और इतना बुरा था उस समय कि मतलब इतना स्ट्रिक्ट थे कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते थे, कोई ग्रोसरी को नहीं जा सकता था, और छोटा बच्चा था, बाहर खेल नहीं सकता था। बहुत ही मतलब एक भयानक सी बीमारी की तरह लग रहा था, और जैसे अभी हो रहा है उस समय कुछ पता नहीं था उसका। और सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो बिल्कुल ही घर के अंदर बैठे बैठे खाली न्यूज़ देखते देखते इट वॉज टेकिंग ए टोल इमोशनली, और हमारे मेंटली भी बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। और बस ये लग रहा था हम किसी तरह से गुरुजी के दरबार में पहुंच जाएं। एनीवे मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो हम लोगों ने रिस्क लिया, और हम लोगों ने फ़्लाइट एकदम एम्प्टी थी, जैसे हम लोगों के लिए कोई नहीं ट्रैवल कर रहा था। हमने मास्क पहन करके हम लोगों ने फ़्लाइट ली, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जन फ्लाई करके गए वहाँ। फिर उसके बाद गुरुजी के दरबार में नहीं गए, क्योंकि हमें अंदर से थोड़ा गिल्टी लग रहा था कि हम लोग कहीं कैरियर ना हो, और हम नहीं चाहते थे किसी को मेरी वजह से हो। हम घर भी नहीं गए नोएडा। मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर इम्पीरियल में अपना रिजर्वेशन कराया था। हम लोग वहीं होटल में जा कर के वहीं हम लोग रहने लगे। 1-2 दिन बीत गया हम लोगों का वहाँ पर मन नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था खाली दूर से गुरु जी का दर्शन करके चले आएंगे। अब अपने अंदर थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब ये मैं ठीक कर रही हूँ मॉरली कि नहीं, अगर गुरुजी के दरबार में जाते हैं पता नहीं क्या होता है। तो पर मन नहीं माना। 2-3 दिन के बाद हम लोग बड़े चुपचाप से, शुरू में तो हमेशा मैं गुरुजी के सामने बैठना चाहती थी कि उनका दर्शन होता रहा, उनका सुंदर स्वरूप का दर्शन होते रहे। पर उस दिन जब हम थोड़ा लेट में पहुँचे, और हम लोगों ने सोचा था एकदम पीछे जाके बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, गुरुजी का दर्शन करके हम चुपचाप वापस आ जाएंगे। पीछे जाके बैठ गए, और उसके बाद लंगर हुआ। हमने चुपचाप से सर नीचे करके सारा लंगर खाया, और बस लंगर खा के मैं बाहर निकल ही रही थी, और मेरे हाथ गंदे थे। और एकदम से मेनका गांधी जी बैठी हुई थी गुरुजी के बगल में। वो कस के मेरी तरफ कहती हैं कि जो है गुरुजी आपको 2 दिन से याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप यहाँ आ गए हो, और आप लोग कहाँ थे। देखिए गुरुजी कितने महाराज, मतलब आप गुरु जी से छिप नहीं सकते हो। आप कहाँ भी रहते हो, क्या है, उनको सारी खबर है। उनको मालूम था किस दिन हम आए हैं, और हम कितने दिन वहाँ नहीं आए हैं, और क्या हो रहा है। फिर एनीवे मैं बाहर जाके हाथ धो कर के आई, और गुरुजी के पास आके बैठी। तो गुरुजी ने मेरे से पूछा कित्थों आई है। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे वहाँ सार्स फैला है। कहते हैं कित्थे रह रही है। हमने कहा गुरुजी अपने पेरेंट्स के पास नहीं गई हूँ, क्योंकि वो ओल्डर हैं, और थोड़ा डर लगता है कि हम लोग कहीं कैरियर ना हो गुरुजी, इस वजह से हम लोग होटल में हैं। 2 हफ्ते वहाँ रहेंगे, फिर जाएंगे घर पर। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं सार्स की है। तो मैं चुप हो गई, और मेनका गांधी जी वो गुरुजी को समझाने लगी सार्स के बारे में, सारा कुछ बताया। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहते हैं कि सास बड़ा या गुरु बड़ा। तो मैं एकदम घबरा गई, मुझे समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने अपने पास ही बैठा लिया, और उन्होंने अपने चरण दिए दबाने के लिए। और मैं इतना जो हेजिटेट कर रही थी कि मुझे गुरुजी के पास भी नहीं जाना है, मे बी आई एम अ कैरियर, मुझे गुरुजी को छूना भी नहीं है, मुझे संगत से भी दूर रहना है, अपने फैमिली से भी दूर रहना है। और हम होटल रूम में कहीं बाहर नहीं निकलते थे, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे। मतलब मॉरली हम लोग रिस्पॉन्सिबल होना चाहते थे।
और गुरुजी ने किस तरह से अपने पास बैठा करके जो ब्लेसिंग दी, कुछ पता ही नहीं चला। वो टाइम 2 हफ्ते कैसे निकल गया। गुरुजी कहते नहीं आया कर। एवरी डे गुरुजी के दर्शन करते थे और लंगर खाते थे, और गुरुजी ने उसको पूरा ठीक किया। तो गुरुजी महाराज अभी भी जो कोविड आया हुआ है, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें गुरुजी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इररिस्पॉन्सिबल हों। हमें अपनी पूरी प्रोटेक्शन करनी है और पूरी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जो आजकल कहा गया है, सारा कुछ करें, स्टे होम, और गुरुजी का ऐसे सत्संग करते रहें। और गुरुजी से आजकल तो ऐसे टाइम जूम का और ये मीडियम से मेरा तो दिन ही पता नहीं चलता कि कहाँ जाता है। तो गुरुजी जैसे अपने दरबार में वहाँ बुला के करते थे, वैसे ही अभी भी हो रहा है। ऐसे दरबार सब जगह हो रहा है, हर दरबार में सत्संग हो रहा है, हर दरबार में हम पुरानी संगत नई संगत कुछ भी नहीं फ़र्क हो रहा है, सारे लोग मिलके सत्संग कर रहे हैं। जूम पर 2-2, 3-3 घंटे के सत्संग सुनती हूँ, करती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बस गुरुजी को हम नज़रों से नहीं देख पा रहे हैं, पर महसूस कर रहे हैं कि वो टाइम वैसा ही है। अभी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है ये टाइम, कि हम सारे अपने घरों में बैठ करके गुरुजी से जुड़ सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और कुछ भी नहीं, गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो टेलीपैथी की मैं बात ज़रूर बताऊंगी। जब गुरुजी ने मेरे से कहा था कि तू आज के बाद बात नहीं करेंगे, टेलीपैथी से बात करेंगे, तो मैं समझी नहीं। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं रोने लगी जब गुरुजी ने कहा आज के बाद बात नहीं करेंगे। तो मैंने गुरुजी की तरफ देख कर कहा, गुरुजी, पर मैं तो किसी से बात नहीं करती हूँ, यहाँ तक अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती हूँ जो भी मेरे मन में रहता है प्रॉब्लम्स। आप ही एक हो गुरुजी, अब हम कहीं नहीं जाते हैं, मैं आपसे नहीं बात करूँगी तो किससे बात करूँगी। तो गुरुजी ने कहा टेलीपैथी से बात करना। तो मैंने कहा, गुरुजी टेलीपैथी से कैसे बात करूँगी, मैं तो सिंगापुर में रहती हूँ, आप यहाँ रहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे उसके बारे में बताया। कहते हैं कि जब तू ध्यान में बैठती है ना, तब तू मेरे से बात किया कर। जब तू बात करेगी ध्यान में, तब मैं तुझे सारे आंसर्स दूंगा। और संगत जी, वो बात गुरुजी ने कह दी तो हो गई। आज भी जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मुझे किसी से भी पूछा नहीं रहता, किसी से भी नहीं। वो गुरुजी का ऐसा कनेक्शन डायरेक्ट होता है कि गुरुजी अपनी बात का, आपकी बात का आंसर भी देते हैं। और बस ये है कि अपने नॉइज़ हमें बिल्कुल डाउन कर देनी है और हमें ज़ीरो हो जाना है। हमें एकदम अपनी आइडेंटिफिकेशन छोड़ देनी है। हम जब ज़ीरो होते हैं तब गुरुजी हमारे आंसर्स देते हैं। और यही गुरुजी का वे था बताने का, कहने का। और गुरुजी ने कहा था मेरे स्वरूप से बात करना, मेरे स्वरूप, जितने मेरे स्वरूप हैं उतने ही मैं हूँ। तो मैं उस समय समझी नहीं थी। तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि गुरुजी, मेरी बेटी की शादी तय हुई। वो भी गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। हम जैसे, मेरी 3 बेटियां हैं, जैसे हम गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी फर्स्ट क्वेश्चन कहते थे कि शादी तय की, और हम कहते थे नहीं गुरुजी, और वापस सिंगापुर आ जाते थे। फिर जाते थे, फर्स्ट क्वेश्चन फिर वही कहते थे, सारी संगत के सामने कस के बोलते थे गुरुजी, और हमें बड़ी शर्म आती थी। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी आप पहले जाओ, क्योंकि गुरुजी ऐसा कहेंगे और बड़ा बुरा लगता है। पर हमें क्या मालूम कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं ऐसे कह करके। एनीवे, उसके बाद हम फिर वापस गए सिंगापुर। तो मेरी बेटी आई हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी ऐसे शादी के लिए कह रहे हैं और इस तरह से तुम्हारा प्रोफाइल डाल देते हैं, अगर तुम्हें कोई तुम जानती हो तो ठीक है, यू लेट अस नो, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है तो फिर मैं ढूंढती हूँ। कहती नहीं आप ढूंढो। तो मैं ऐसे प्रोफाइल उसकी बना के उसके साथ, मैंने उस समय shaadi.com था, मैंने उसमें डाल दी। और फिर उसके बाद एवरी डे मैं उसको चेक करती थी। मेरे हस्बैंड बहुत ट्रैवल करते थे, तो मेरे पास बहुत टाइम रहता था। मेरा बेटा स्कूल जाता था और तीनों बेटियां यूएस आ गई थी कॉलेज में। तो मैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठ करके बस देखती रहती थी, और बार बार मन में सोचती थी गुरुजी तो कुछ करते नहीं है और मुझे कहते हैं शादी करो। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है, कैसे मिलेगा लड़का, आजकल कोई बताता भी नहीं है कैसे क्या। तो एक रात को मैं बैठ करके बड़ी देर तक देख रही थी और मन बहुत कंप्लेन कर रही थी। मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं उनसे कह रही थी गुरुजी तो कुछ करते नहीं है, और मुझे कहते हैं शादी करो शादी करो, मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है। मैं कंप्लेन कर रही थी। उसी समय घंटी बजी, फ़ोन की घंटी बजी, और जैसे ही फ़ोन मैंने उठाया तो गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ।
मैं एकदम डर गई। मैंने कहा जी गुरुजी। तो कहते हैं क्या कर रही थी? अब मैं हंसने लगी, मुझे समझ ना आया कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो गुरुजी के को कंप्लेन कर रही थी कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, मुझे आपने इतना बड़ा वो दिया है, कैसे करूँगी मैं। तो मैंने कहा जी गुरुजी बस कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो गुरुजी ऐसे इस तरह से करके आपको ब्लेस कर देते थे। कोई गुरुजी लॉन्ग चैट नहीं करते थे, बस 1 सेकेंड पूछा और फ़ोन रख देते थे। ही डिडंट गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप अपना पूरा स्टोरी उनको सुनाओ। तो एनीवे इस तरह से उन्होंने ब्लेस किया जो जो किया। उसके बाद फाइनली एक दिन गुरुजी, गुरु पूर्णिमा था मुझे याद है, और बैठे हुए थे गुरुजी अपने एम्पायर स्टेट में, उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन पहले 2 दिन बाद बैठे हुए थे, और गुरुजी ने अपने चरणों की सेवा दी थी और उनके चरण दबाए थे, और एक तरफ मेरे देवर बैठे हुए थे। हम दोनों जन सेवा कर रहे थे और गुरुजी अचानक मेरी तरफ देखकर कहते हैं बेटी की शादी तय करी? मैंने कहा जी नहीं गुरुजी। तो कहते हैं जात पात से ऊपर उठ, नहीं तो बैठी रह। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी सीख दी, जो मैं खाली अपनी जात में ढूंढ रही थी, मैंने जाके उसको चेंज कर दिया, खाली हिंदू लिख दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसी दिन मुझे अभी जो मेरे सन इन लॉ हैं उनका मैसेज आया और मैंने अपनी बेटी को फॉरवर्ड किया। किस तरह से बात बनी और विद इन फ्यू मंथ्स सब कुछ सेटल हो गया और गुरुजी की कृपा से उसकी एंगेजमेंट हो गई। और गुरुजी, हम लोग सिंगापुर से वापस सियाटल आ गए थे 2006 में। गुरुजी बहुत बहुत ज़ोर देते थे, 2-3 साल पहले से कहने लगे तू यूएस वापस जा, अपनी कुड़ियाँ दा ब्याह कर। और हम लोगों का बिल्कुल यहाँ आने का मन नहीं था। हम लोगों ने सोचा था सिंगापुर से हम गुड़गांव शिफ्ट हो जाएंगे और गुरुजी के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि देखिए इस जन्म में अगर हमें भगवान मिल गए और क्या चाहिए। ये जन्म हमारा सफल हो गया, क्योंकि हमारा ये बॉडी पाना, इस धरती पे आना, हमारा यही था कि भगवान हमें दर्शन देंगे। और मुझे लगता है कि वी आर वेरी लकी कि हमने साक्षात भगवान महाशिव के दर्शन करे और उनकी ब्लेसिंग्स ली। अब मुझे लगता है कि अब पूरा एम मेरे लाइफ का यही है कि मैं गुरुजी की महिमा गाऊं, गुरुजी के बारे में बताऊं। गुरुजी ने जो जो एक्सपीरियंस करें दिए हैं वो मेरे नहीं हैं। जो आप एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ इसमें मेरा कोई गुणगान नहीं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं किसी लायक नहीं हूँ, आई एम ज़ीरो। ये गुरुजी का, मेरे गुरुजी का महानता है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है। कहते हैं कि उस तक तेरी उस तक कर कर जीवा। वही मुझे लगता है कि जितना मैं गुरुजी की उस तक करती हूँ उतनी गुरुजी मुझे एनर्जी देते हैं और मैं इतनी खुशी देते हैं। मुझे अंदर से किसी चीज़ में खुशी नहीं होती है जितनी मुझे गुरुजी का सेवा करना, गुरुजी के बारे में बताना, गुरुजी का सत्संग करना। ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम उस समय भी ऐसे ही चलता था जब जाते थे हम सिंगापुर से, उतनी खुशी होती थी और आज भी उतनी खुशी होती है जब हम सत्संग करते हैं, जब गुरुजी को गुणगान करते हैं, जब गुरुजी की कृपा के बारे में शेयर करते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जितनी पुरानी संगत है वो इस मीडियम में आ करके अपने सत्संग शेयर कर रही है, उससे हम सबको उस ब्लेसिंग मिल रही है। गुरुजी कहते थे जो सत्संग कर रहा है और जो सुन रहा है सबको मेरी ब्लेसिंग बराबर है। तो कभी आप प्लीज़ ये नहीं सोचिएगा कि इन आंटी को इतनी टाइम मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई। मुझे तो लगता है ये नई संगत है वो हम लोगों से ज़्यादा ब्लेस है। इतनी कृपा, इतना फेथ, हमने तो गुरुजी को देख करके साक्षात फेथ देखा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस होते गए। पर आप लोग गुरुजी को बॉडी फॉर्म में नहीं देखते हुए इतने जुड़े हुए हैं। हैट्स ऑफ टू यू, मेरा प्रणाम आप सबको। कि उस समय अगर कोई मुझे ऐसी जगह ले जाता तो शायद मैं फेथ नहीं कर पाती, पर इस तरह से गुरुजी के जाने के बाद बगैर देखे इतनी संगत बढ़ रही है, इतनी संगत बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये क्या है? ये गुरुजी की महिमा है। इट्स नॉट बिकॉज एनी ऑफ अस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी महाराज। वो खुद ब्लेस कर रहे हैं, वो खुद एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो साक्षात यही हैं। हम संगत के बीच जब हम उनका गुणगान करते हैं, वो हमेशा आते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे जहाँ मेरा सत्संग होता है मैं उतने ही रहता हूँ। उसी बात पे मैं बताती हूँ कि एक बार गुरुजी कैसे सुनते हैं, हर एक चीज़ सुनते हैं। बड़े एम्पायर स्टेट में कोई काफ़ी संगत आती थी उस समय। तो
मैं किसी को नाम से नहीं जानती थी, क्योंकि गुरुजी के दरबार में खाली गुरुजी के लिए हम सारे जाते थे, बस शक्लों से देखते थे, पर कोई अलाउड नहीं था किसी के साथ बात करना। ये भी बहुत बड़ी बात है, सीख है। तो गुरुजी के आप दरबार में जाइए, आपको किसी से कनेक्शन नहीं करना है, खाली गुरुजी से कनेक्शन करना है। वहाँ हमारा रिलेशन बस 1 to 1 गुरुजी के साथ है, और सारे सेवादार हैं। ये कभी नहीं सोचिए कि वो आंटी बड़ी हैं, ये अंकल, ये इनसे इतने सालों से जुड़े हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ सारे बराबर हैं। तो किसी को मुझे मालूम नहीं था नाम से, बस शक्लों से दिखती थी कि ये हैं, पर मुझे नहीं मालूम था। तो एक बार कोई आंटी आई हुई थी, तो वो गुरुजी के चरणों के पास बैठी हुई थी, और गुरुजी ने कहा, तो तू एनु अपना सत्संग सुना। तो मैं अपना सत्संग सुना रही थी, और उसके बाद गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं, एनु बता गुरु होता कौन है। तो मुझे समझ नहीं आया, गुरुजी के सामने आप क्या बखान कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। जो गुरुजी चाहेंगे वही आप बोलोगे। और गुरुजी एक एक सत्संग सुनते रहे, आप चाहे वहाँ बैठे हो या किचन के पास इतनी दूर सत्संग कर रहे हो। हर एक सत्संग में गुरुजी की कान रहते थे, सब कुछ उन्हें मालूम रहता था। एनीवे उनके साथ सत्संग किया। फिर कोई गुरुजी कोई बहुत दूर कहाँ किचन के पास बैठी थी, गुरुजी ने कहा जा उत्थे जाके सत्संग कर। वहाँ जाके मैं सत्संग करने लगी, और गुरुजी अपने आसन पर है, और इतनी दूर मैं वहाँ बैठी हूँ, और गुरुजी वहाँ से एक एक चीज़ सुन रहे थे, और मुझे कहने लगे, अच्छा अब वो वाला सुना, अच्छा ये सुना दिया, वो वाला सुना, सब कुछ। मतलब गुरुजी अपने आप से आपको एक्सपीरियंस देते हैं और ब्लेस करते हैं, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो आपको याद दिला करके सब कहते हैं, अच्छा वो सुना, अच्छा वो सुना, वो सुना। मतलब सारे सत्संग गुरुजी अपने आप से सुनवाते हैं, और सुनते भी हैं, और हंसते भी हैं, और उसको एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब गुरुजी से जुड़ गए, तो सेवा भाव का मन में, ये वो भी गुरुजी की वजह से होता है। जब आपको सब कुछ मिल जाता है, इतनी ब्लेसिंग मिल जाती है, तो आप एकदम छोटे हो जाते हो, आपका ईगो चला जाता है, आपके मन में खाली प्यार की भावना आती है सारी संगत के लिए, और अपने गुरु के लिए, आपके लिए इतना इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार होता है कि आपको लगता है कि हम गुरुजी के लिए क्या करें, गुरुजी ने इतना किया है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये भावना गुरुजी ने शायद डाली होगी सेवा भाव की मेरे मन में, और मैं हमेशा देखती रहती थी, हाँ ये आंटी लोग कितनी ब्लेस हैं, सिंगला आंटी, जोशी आंटी, और किस तरह से अंकल लोग सब सेवा करते हैं किचन में, और किस तरह से वो करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है, मुझे कुछ यहाँ पे सेवा करनी चाहिए। और मैं गुरुजी के साथ कुछ बात नहीं कर सकते थे, तो मैं चुपचाप, एक दिन काफ़ी संगत जा चुकी थी, गुरुजी ने रोका हुआ था, तो मैं थोड़ा दूर किचन के पास जाके वहाँ बैठ गई, और मैं रुकी रही। मैंने सोचा कि जब जोशी आंटी निकलेंगी तो मैं उनसे पूछूंगी। मैंने जोशी आंटी से पूछा कि आंटी कोई सेवा है। तो आंटी कहती हैं कि मैंने कहा कि यहाँ कोई जूठे बर्तन मैं धो सकती हूँ आंटी। तो मेरी तरफ देखने कहती हैं कि यहाँ पे वही होता है जो गुरुजी जिसको अप्रूव करते हैं, जिसको गुरुजी बोलते हैं वही सेवा कर सकता है, तो आप गुरुजी से पूछ लीजिए। अब गुरुजी से पूछने की हिम्मत नहीं थी, मैं चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी, और गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे इतनी दूर, और वो कहते जाइए जाइए पूछिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, मैं वहीं बैठी रही। फिर गुरुजी उठ के मेरी तरफ आने लगे, मैं उठ के खड़ी हो गई, और जोशी आंटी मेरे पास थी। तो वो आके मेरे से कहते हैं कि गल है आंटी, कुछ पूछना है। तो मैंने कहा मैं कुछ बोली नहीं, गुरुजी से क्या कह सकते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती थी। गुरुजी का इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर, मैंने कभी गुरुजी को ऐसे हग नहीं किया, मन होता था, पर एक गुरुजी का जो डिस्टेंस, एक गरिमा रहती थी, वो मेरे दिल में थी। गुरुजी को मैं दूर से देखना चाहती थी। तो आंटी ने मुझे कोहनी मारी और कहा कि आप पूछिए पूछिए। तो गुरुजी कहते हैं क्या पूछना है पूछो। तो मैंने बहुत धीरे से बोला उनसे, गुरुजी कोई सेवा मिल सकती है, मैं जूठे बर्तन साफ कर दूं। तो गुरुजी इतने कस के हंसे, कहते हैं कि नहीं कोई लोड़ नहीं है, जाके ऐश कर। तो मुझे इतना मैं अपने को बहुत छोटा मैंने समझा, और कहा कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ। गुरुजी ने मुझे इस लायक भी नहीं सोचा है कि मैं जूठे बर्तन या जोड़ों की सेवा कर सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, यहाँ पर झाड़ू लगाऊँ, कुछ भी करूँ। और मुझे उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ ये सेवा करने के लिए भी, मुझे बहुत बहुत अपने को अंदर से साफ़ करना है। और मैं वापस सिंगापुर चली गई, और वहाँ पर जा कर के मैं बस अपने को सुधारने की कोशिश करने लगी। ये भी गुरुजी की
अपरम लीला होती है जो आपको ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं जिसमें आप अपने को इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपने सोल को देख सकते हैं और अपने को सुधार सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा अपने को हम नहीं, कोई नहीं जान सकता है। हम सारे वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर सेल्व्स, ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर सोल, कि हमारी कहाँ गलती है, हम उसको सुधार सकते हैं। और गुरुजी के वो शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे कि, और वो हंसी गूंज रही थी कि गुरुजी ने कहा नहीं, कोई लोड नहीं है, जा ऐश कर। वो ऐश कर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा सबको बोलते हैं गुरुजी, बस ये समझ में आया कि कोई लोड नहीं है और मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो मैं गुरुजी को प्रे करने लगी, बहुत सुबह उठने लगी, 4 बजे उठने लगी, बैठ के ध्यान में बैठने लगी। और ध्यान में बैठे बैठे मुझे पता ही नहीं चलता था कि गुरुजी आ करके क्या क्या बोल जाते थे और मुझे रियलाइज़ नहीं होता है। एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी, 4 बजे ध्यान में बैठी हुई थी, बाहर विंडो से बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और इतनी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही थी और मुझे समझ नहीं आता, मेरी आंखें बंद थीं। अचानक ही बहुत कस के लाइटनिंग हुई और मेरी आंखें खुली और मैंने खिड़की के बाहर, सामने मैं बैठी थी, खिड़की के बाहर आकाश में, क्लाउड्स में, मैंने पूरे शिव जी के दर्शन किए। और जैसे वो लाइट से पूरे शिव जी सामने आ गए और मैं समझी नहीं, मैं बार बार ओम नमः शिवाय, गुरुजी ने कहा था ओम नमः शिवाय जपा कर सुबह, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करती रही करती रही करती रही। और मैं इतना उस दिन इतनी खुश हुई कि जो मेरे मन में जो ग्लानि थी, जो मेरे मन में ये थोड़ा सा दुख था, वो पूरा गुरुजी ने उसको पूरा कर दिया। और मैं इतनी खुश हुई कि मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे शिव जी के दर्शन कराए गुरुजी ने। इतनी इतनी कृपा गुरुजी की, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार गुरुजी ने कहा कि जो है गुरुजी जालंधर चले गए और हम लोग, और मुझे मैसेज आने लगे कि गुरुजी ने दिल्ली की संगत को मना करा है कि वो जालंधर नहीं आ सकते और गुरुजी वहाँ पर वहीं रहेंगे थोड़े दिन। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि हम लोग अक्सर खाली 4 दिन के लिए, थर्सडे टू संडे हम लोग वहीं चले आते थे, संडे रात में वापस आ आते थे खाली गुरुजी के दर्शन के लिए। तो ये सोच कर के मन बड़ा परेशान सा हो रहा था कि अब कैसे दर्शन होंगे गुरुजी के। और गुरुजी ने मैं बार बार सोचती थी कि हम लोग किस संगत में ऐड होते हैं। मैं तो सिंगापुर में रहती हूँ और दिल्ली की संगत, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ गुरुजी। तो ऐसे ही मैंने अपने चाचा जी को, उन्हीं को फ़ोन किया और उनसे कहा कि गुरुजी से आप प्लीज़ फ़ोन करके पूछ लीजिए कि हम लोग आ सकते हैं दर्शन के लिए कि नहीं आ सकते। और गुरुजी ने दिल्ली की संगत को मना किया, पर हम कहाँ बिलोंग करते हैं, क्या करूं मैं, बहुत मन हो रहा है गुरुजी का दर्शन करने का। तो चाचा जी ने उनको फ़ोन किया और गुरुजी ने उस दिन, गुरुजी ने चाचा जी से कहा कि उन्हें पूछने की लोड़ नहीं है, उन्हें टेलीपैथी से मालूम है मैं कहाँ हूँ और पूरा खुला दरबार है उन्होंने कहा हम लोगों के लिए। और मैं, चाचा जी का जब फ़ोन आया वो कहने लगी आज तो तुम नाचने लगोगी, गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कह दी है। तो मैं इतनी खुश हुई क्योंकि गुरुजी आपके बारे में आपका नाम भी ले लेते थे तो ऐसा लगता था पूरा जहाँ का खजाना मिल गया है, कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर आपके बारे में पूछ लेते थे लगता था कि जैसे इससे बढ़ के खुशी दुनिया में है ही नहीं। इतना इतना गुरुजी का शुक्र। एनीवे हम लोग गए, दिसंबर का टाइम था और मेरी 3 बेटियां उस समय छुट्टियों में आई थीं, 3 बेटियां और बेटा, हम 6 लोग, सारे लोग हम लोग एयरलाइन से जब जा रहे थे। तो क्या हुआ कि जब लैंड करने लगे तो दिसंबर में आपको मालूम है कितना फॉग होता है दिल्ली एयरपोर्ट पर। और जब लैंड कर रहे थे तो उससे थोड़ी देर पहले वो पायलट कहता है कि बहुत ज़्यादा फॉग है और हम लैंड नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि हमें हैदराबाद जाना पड़े। और हम लोग खाली 3 दिन के लिए जा रहे थे दर्शन करना, खाली 1 दिन दिल्ली रुक करके नेक्स्ट डे जालंधर जाना, फिर वापस आना। और तीसरे दिन बच्चे सिंगापुर आ रहे थे और उसके बाद अपने अपने कॉलेजेस यूएस जा रहे थे। बहुत टाइट स्केड्यूल था हमारा। तो अगर हम हैदराबाद जाते तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाते जालंधर। तो हम सारे एक दूसरे को देखने लगे और प्रे करने लगे गुरुजी को। पायलट ने 2 अटेम्प्ट किया और नहीं हो पा रहा था। हम सारे बहुत मन से प्रे करने लगे गुरुजी को, गुरुजी आपके दर्शन को ही हम आ रहे थे, अब आपने कहा भी था हम वापस चले जाएंगे बगैर देखे आपको गुरुजी। और उसी समय 3rd अटेम्प्ट में पायलट ने कहा कि
फॉग लिफ्ट हो गया है और वी आर गोइंग टू लैंड। एंड हम लोग इतना खुश हुए, हमारी फ़्लाइट लैंड करी। दैट वाज द लास्ट फ्लाइट। और पायलट ने कहा दिस इज़ द लास्ट फ्लाइट दैट हैज़ बीन अलाउड टू लैंड एंड द फॉग हैज़ कम बैक अगेन। तो जल्दी से हम लोग उतरे और जब वहाँ से नोएडा जा रहे थे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था, इतना फॉग था कि आप बिलीव नहीं करोगे। एनीवे हम घर पहुँचे। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमें जाना था जालंधर, तो हम सुबह सुबह हम सारे जालंधर पहुँचे। काफ़ी लंबा सफ़र था। मैं फ़र्स्ट टाइम जालंधर जा रही थी, मैं कभी नहीं गई हूँ। और वहाँ पर गुरुजी जालंधर मंदिर में थे और वहाँ पर गए। गुरुजी इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए देख करके, और इतना उन्होंने वेलकम किया, इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जैसे मेरे हस्बैंड ने पैर छुआ गुरुजी का, मेरे हस्बैंड को गुरुजी कहते हैं कि चल अपना सत्संग सुना, कैसे फॉग लिफ्ट कर दिया था। तो देखिए गुरुजी की अपरंपार महिमा है कि किस तरह से अपने भक्तों का, हर भक्त का ख्याल रखते हैं गुरुजी। जो भी उनसे दिल से जुड़ता है, निष्काम भावना से जुड़ता है, खाली प्यार से जुड़ता है, गुरुजी उसका हमेशा ध्यान देते हैं और हम सब संगत का ध्यान देते हैं। तो इतनी खुशी हुई, गुरुजी ने दिखा दिया कि वो किस तरह से सबको प्यार करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। और हम वहाँ पर रहे। गुरुजी ने कहा कि आज रात में इतने ही रहे। एक रात हम वहीं रुके और नेक्स्ट डे गुरुजी ने कहा था सुबह ब्रेकफास्ट आना, तो गुरुजी ने पराठे वगैरह बनवाए थे, वो सब वहाँ खा के फिर हम लोग वापस दिल्ली आए और उसी दिन रात में ही फ़्लाइट लेकर के वापस सिंगापुर आ गए। तो देखिए गुरुजी का प्यार कितना है, कितना है, मतलब किस तरह से गुरुजी करते थे। और एक बार सुनामी आई हुई थी, उसका सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि गुरुजी हैं कौन। ये सारे जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ ये प्रूफ करता है कि आपके दिमाग में जो चलता है गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और वो उस समय नहीं, अभी भी मेरे पास इतने सत्संग हैं जो गुरुजी बॉडी फॉर्म में चले गए, जो अब हो रहे हैं एवरी डे, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। ओनली थिंग है हम अपनी आँखों से उनके दर्शन लाइव नहीं कर सकते हैं, उनको दिल में महसूस करते हैं, उनके आसपास एनर्जी में महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर की खुशी में महसूस करते हैं, सारी संगत को मिल कर के जो प्यार होता है उसमें महसूस कर सकते हैं। गुरुजी को अब खाली महसूस करना है अपने से। गुरुजी बॉडी फॉर्म में नहीं, पर इट डजंट मैटर। तो एक बार सिंगापुर में हम लोग थे और जब सुनामी आया था तो उसी समय दिसंबर में मेरी बेटियां आई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि श्रीलंका हम लोग चलेंगे, पहले वहाँ पर वेकेशन करके 4-5 दिन, फिर गुरुजी के दरबार में जाएंगे। तो हम सब, मेरी बेटियां बहुत एक्साइटेड थीं, कभी हम लोग गए नहीं थे श्रीलंका। तो एनीवे सारा रिजर्वेशन हो गया था, सब कुछ इवेंट कि हम 4-5 दिन श्रीलंका में, फिर गुरुजी के साथ न्यू ईयर्स मना के ईद, और फिर उसके बाद फिर हम वापस आएंगे 1-2 दिन के बाद, और बच्चे वहीं से फिर अपने अपने कॉलेज यूएस चले जाएंगे। सारा इतना टाइट रिजर्वेशन था सब कुछ। और जैसे जैसे टाइम पास आता गया गुरुजी मैसेजेस भेजने लगे मेरे चाचा के थ्रू और प्रेम सिंह अंकल के थ्रू, बहुत संगत के थ्रू मैसेजेस आने लगे कि गुरुजी कह रहे हैं कि क्लेयर फार्म में गुरुजी इस तारीख को, आई थिंक इट वाज December 28, if I'm not, उसी के आसपास कहते हैं कि क्लियर फार्म में बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं। उस दिन संडे है और दोपहर के टाइम, तो गुरुजी कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए कहा कि उन्होंने बोल हमें भी आना है वहाँ पर ब्लेसिंग के लिए। तो जब 4 मैसेजेस आए हम लोग सोचते रहे, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा है गुरुजी के मैसेजेस आए हैं तो हमें अपना प्रोग्राम चेंज करना होगा। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मैं गुरुजी को शुक्राना, अनंतम शुक्राना कर रही हूँ, जो मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सारे गुरुजी से ऐसे जुड़े हैं। और जुड़ नहीं सकते, गुरुजी ही ब्लेस करते हैं, तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं, तभी हमें अपने अंदर गुरुजी के लिए भक्ति आती है। हम किसी लायक नहीं है, हम बिल्कुल नहीं भक्ति कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दिमागी नहीं है हम लोगों का। वो गुरुजी की जब ब्लेसिंग होती है, वो एक है ना, जो सो सिमरे जिन्हें आप सिमराए, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी जो चाहते हैं वैसे ही होता है। तो गुरुजी ने ब्लेस करना था, सारा परिवार गुरुजी से जुड़ता और सबको उतनी ही गुरुजी से है जितना हम सारे एक बराबर हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम ऐसा चेंज कर देते हैं, फ़्लाइट चेंज करके हम लोग फिर श्रीलंका नहीं गए,
हम सीधे फिर जैसा गुरुजी ने कहा था तो 2 दिन पहले वहाँ पहुँचे गुरुजी के दरबार में, और सीधे हमारी फ़्लाइट पहुँचती थी 11 बजे, 11:30 बजे सिंगापुर एयरलाइंस रात में पहुँचती थी दिल्ली, और हम सीधे गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट पहुँच जाते थे। तो वहाँ से सीधे हम पहुँचे तो गुरुजी बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए गुरुजी। मतलब एक गुरु भी मैंने कितनी बार देखा है कि आप जब गुरुजी का मान रखते हो, गुरुजी की बात रखते हो, गुरुजी इतना खुश होते थे, इतना खुश होते थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतना खुश, इतना वेलकम किया गुरुजी ने, और इतने प्यार से सबको वो किया, और कहा कि इतना खुश हुए, कहते आ गई, अच्छा हुआ, अच्छा कितना आ गई। उनका जी गुरुजी आपका आदेश था। एनीवे गुरुजी ने लंगर कराया, और उसके बाद लंगर करके गुरुजी ने जब जाने लगे तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा अचानक ही कि तेरा भरा किथे है, मेरा भाई, बड़ा भाई। तो मुझे मालूम था वो इलाहाबाद से आए हुए थे, और वो दिल्ली में ही, नोएडा में ही थे, और उनकी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे, वो जा रहे थे अंडमान आइलैंड वहाँ पर वेकेशन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गुरुजी ने कहा कि तो मैंने उनको बताया गुरुजी को कि गुरुजी वो कल जा रहे हैं, उनकी फ़्लाइट है, कल सुबह सुबह वो अंडमान आइलैंड जा रहे हैं। तो गुरुजी ने एक सेकंड उनकी तरफ देखा और कहते हैं कहाँ कितने? उनका गुरुजी अंडमान आइलैंड। तो गुरुजी ने कहा नहीं, उन्होंने बोल इत्थे आना है, देख तू भी आई है ना, ब्लेसिंग के लिए बहुत ब्लेसिंग है क्लेयर फार्म में, और मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ सबको। उन्होंने बोल कि सुबह ज़रूर आना है ब्लेसिंग लेने, और अगर जाना है तो रात में शाम को चला जाए या नेक्स्ट डे चला जाए। मैंने कहा जी गुरुजी। मुझे मालूम था गुरुजी का ब्रह्म वाक्य होता है, जब भी कुछ गुरुजी कहते थे उसके पीछे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होती थी, और वो हमारे ऊपर है, हम संगत के ऊपर है कि हम उसको फॉलो करते थे कि नहीं। गुरुजी बस 1-2 बार बोलते थे फिर चुप हो जाते थे, कभी भी गुरुजी आपको इंसिस्ट नहीं करते थे। उसके बाद फिर जब मैं वापस गई, मैंने अपने ब्रदर से कहा कि ऐसे ऐसे है, गुरुजी ने कहा कि आप ब्लेसिंग के लिए चलिए, आप प्लीज़ अपना चेंज कर लीजिए, कल चले जाइएगा। तो वो थोड़ा सा उनको बुरा भी लगा, कहने लगे तुम अपने गुरुजी को बीच में ले आती हो। एनीवे मैंने कहा बस मान लीजिए मेरी बात एक बार। उन्होंने चेंज कर दिया अपना पूरा टिकट, और हम सारे पूरी फैमिली मिल करके सारे लोग गुरुजी के दरबार में, उस दिन इतना सुंदर था, क्लेयर फार्म में गुरुजी बैठे। गुरुजी जब आए इतना अच्छा लग रहा था, रोज़ पेटल्स उनके ऊपर फेंके जा रहे थे, और इतना गुरुजी का चेहरा ही नहीं दिख रहा था, इतने लोग उनको गालिस पहना रहे थे। आपने अगर वीडियो देखी होगी, ऐसा लग रहा था ऐसे भगवान साक्षात आ रहे हैं और उनके भक्त उनको वेलकम कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य था वो, इतना अच्छा। और किस तरह से गुरुजी आए और फिर आकर उनका आसन बना था और प्लेटफॉर्म बना था, वहाँ बैठे और एक एक सारे गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। और मेरे ब्रदर भी थे, सारे लोग। गुरुजी ने कुछ कुछ चीज़ें बताई, उस दिन मुझे भी बताया, और बहुत ही खुश हुए गुरुजी। मेरे पेरेंट्स भी गए थे, मेरे इन लॉज, सारे लोग। और गुरुजी जब लंगर हो गया, सब कुछ हो गया, बड़ी देर तक गुरुजी वहाँ बैठे रहे। हम लोग जब वापस आए, 4 बज गए थे दोपहर के, वापस आए तो मेरे भाई ने जैसे टीवी ऑन किया तो वो कस कस के चिल्लाने लगा, कहने लगा यहाँ आओ, यहाँ आओ, देखो अंडमान आइलैंड में तो इतना बड़ा ये आया हुआ है, और एकदम ही से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। और मेरे फ्रेंड्स को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो लोग रीचेबल नहीं हैं, और मान गए तुम्हारे गुरुजी को। तो ये गुरुजी हैं कौन? देखिए, गुरुजी ने मेरे भाई को बचाया, और गुरुजी ने हम लोगों को बचाया। हम कहाँ श्रीलंका जा रहे थे, वहाँ पर श्रीलंका में कितने हमारे फ्रेंड्स के लोग जो बीच पर थे, एकदम दे वर स्वेप्ट अवे। मतलब आँखों देखा, ऐसा लग रहा था कि किस तरह से सब कुछ ख़त्म हो रहा था वहाँ पर। और गुरुजी की इतना शुक्राना, किस तरह से जो हमको वहाँ से बचा करके गुरुजी ने क्लेयर फार्म में बुलाया और ब्लेस किया। मेरे भाई को जो अंडमान आइलैंड जो एपी सेंटर था जहाँ पर आया था, वहाँ पर जाने से रोका उनको और ब्लेस किया। और मतलब मैं नहीं आती तो उनको भी नहीं पता रहता। तो गुरुजी ने किस तरह से मतलब सबको ब्लेस किया है। और खाली हमें नहीं, जितनी संगत वहाँ पे आई थी, सब लोग कहीं ना कहीं उसी डेस्टिनेशन में जा रहे थे, और गुरुजी ने उन्हीं लोगों को बुलाया हुआ था। तो गुरुजी ने चूज़ करके उस संगत को, सबको ऐसे ऐसे चूज़ करके इन सबको वहाँ इकट्ठा किया था जो इस जगह पर जा रहे थे।
तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पास इतने सत्संग हैं और मैं तो नॉन स्टॉप शेयर कर सकती हूँ, पर आई डोंट नो, टाइम की लिमिट है। 1 घंटे हो गए हैं। अंकल आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिए, तो या तो मैं बस एक आखिरी सत्संग शेयर करके मैं फिर ख़त्म कर देती हूँ। तो ये सत्संग मैं आपको अपनी बेटी का बताती हूँ, जो मिडिल वाली डॉटर है, जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया था एस्थमा से। मैं तो उसके पैर छूती हूँ और कहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे गुरुजी के दर्शन में, भगवान के दर्शन में, और उसकी प्रॉब्लम्स को सर आँखों पर, जो प्रॉब्लम से हम गुरुजी से जुड़े हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, अगर वो गुरुजी के द्वार तक लाती हैं, वो भगवान शिव के दर्शन कराती हैं उनको सर आँखों पर। और तो उसी डॉटर का है, उसका बचपन से वो बहुत ही बीमार रहती थी, तो उसको और भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने सब कुछ ठीक किया, और हमेशा से उसके मन में, जब वो बड़ी हुई, जब उसका एस्थमा ठीक हुआ, तो उसके मन में रहता था मुझे डॉक्टर्स ने इतना इतना हेल्प किया है, मेरे मन में इतना रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स का कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ बड़ी होकर के, और मैं भी बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ। इसके मन में बहुत ज़्यादा था ये। तो एनीवे वो सब, आप कितने ही लायक हों, आप कितने ही हों स्टडीज़ में अच्छे, या आप कितने भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हों, अगर आपकी गुरु की कृपा नहीं है तो सब कुछ ज़ीरो के बराबर होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बगैर गुरु के हम पार उस पार नहीं जा सकते हैं। वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हमें ऐसे सामर्थ गुरु मिले हैं, शिव जी मिले हैं साक्षात। वी आर ऑल ब्लेस्ड। तो उसका बड़ा मन था कि उसको मेडिकल स्कूल में हो जाए, और गुरुजी के हम जब जाने लगे तो बस वो एक ही बात गुरुजी से मन ही मन कहती थी, मुझे मेडिकल स्कूल जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो एक बार उसको गुरुजी ने बात करी, तो उसने बोला, तो गुरुजी ने उसको ऐसे कह के कहा, उसका ऐसे करके सर में कहा कि एनो तो डॉक्टर बनना ही है। तो गुरुजी ने बना दिया ना, उन्होंने कह दिया, वो बन गई। उसका एडमिशन हो गया मेडिकल स्कूल, वो कैलिफोर्निया चली गई, लॉस एंजलिस में, सब कुछ ठीक रहा। अब वो इतनी गुरुजी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसको इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी थी कि वो जब चाहे 1 हफ्ते के लिए आती थी अपने मेडिकल स्कूल्स से सिंगापुर में, वो पहले से अपने डैड को, मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि डैड मैं गुरुजी का दर्शन करना चाहती हूँ, तो मेरा रिजर्वेशन ऐसे ही करिएगा कि मैं एक दिन दिल्ली जाऊँ, गुरुजी का दर्शन करूँ और फिर वापस आ जाऊँ। 1 हफ्ते के अंदर मुझे दिल्ली भी जाना है, सिंगापुर वापस आना, और फिर वापस LA आना है। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइट स्केड्यूल था उसका। तो वो आई, और मेरे हस्बैंड ने पहले से रिजर्वेशन किया था। उस समय मैं अपनी बेटी को अकेले ले जाना था मुझे। तो मैं थोड़ा सा बैक ट्रेस करती हूँ। जब वो आ रही थी LA एयरपोर्ट पर, उसके पास एक कैमरा था, डिजिटल कैमरा। उसके 16th बर्थडे पर सिंगापुर से मैंने उसको गिफ्ट दिया था। तो उसके बैग में था, और बच्चे जैसे थके हुए रहते हैं, एयरपोर्ट पर जल्दी पहुँच गए, वो सो गई। उसकी फ़्लाइट को अभी टाइम था, सो गई, और उसको पता नहीं चला, किसी ने एयरपोर्ट पर उसके बैग से वो कैमरा चुरा लिया। और उसने रियलाइज़ किया बाद में, और जब वो आई तो उसने कहा, माम आई हैव टू टेल यू, आई एम सो सॉरी कि आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो कैमरा मेरा चोरी हो गया। मैं थोड़ा सा तो उस पर गुस्सा हुई कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा अगर पासपोर्ट कोई चुरा लेता, ये वो, एनीवे जैसे मदर्स होती हैं। मैंने उसको समझाया। फिर उसके बाद एनीवे मैं उसको लेकर के गुरुजी के द्वार पर गई, और जैसे ही उस दिन थर्सडे था, जैसे ही गुरुजी के रात हो गई थी, जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कित्थों आई हैं? मैंने कहा, गुरुजी ये इसको आपको दर्शन करना था, बस दर्शन के लिए आए। कहते और फिर कब जाना है? तो मैंने वो डेट बता दी। मुझे वहाँ से खाली मेरे ख्याल से 2 दिन वहाँ रुकना था, तो मैंने बता दी इस दिन हमें वापस जाना है। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरी बेटी की तरफ, और कहा, नहीं, अभी और ब्लेसिंग देनी है। एंड गुरुजी गेव अस अ डेट आफ्टर 10 days। और मैं समझ गई गुरुजी ने कहा है तो उसका कुछ ज़रूर रीज़न होगा। अब तक बिल्कुल समझ में आ गया था कि गुरुजी हैं कौन। एक एक वाक्य गुरुजी जो कहते थे हम ट्राई करते थे फॉलो करें उसको, और वो भी तभी होता है जब गुरुजी चाहते हैं। गुरुजी ही बुद्धि देते हैं, गुरुजी आपको समझ देते हैं, हम किसी काबिल नहीं हैं। तो गुरुजी ने ही कुछ किया होगा जो हम समझ गए कि हमें नहीं जाना है।
उसके बाद मैं जाके बैठ गई, हम लोग लंगर करने लगे और वो बार बार मुझे ऐसे ऐसे एल्बो करने लगी, मैम दिस इज़ नॉट ग्रेट स्कूल, ऐसे नहीं हो सकता है, मैं अपना मेडिकल स्कूल में इतना नहीं मिस कर सकती हूँ, मेरा इतना लैब वर्क होता है, मैं बहुत पीछे हो जाऊँगी, ये वो जो रेगुलर बच्चे कंप्लेन करते हैं कहने लगी। तो मैंने उसको एक ही सेंटेंस बोला, गुरुजी इज़ गॉड, यू नो दैट वेन एवर ही सेज समथिंग दैट इज़ फॉर अस, गुड फॉर अस, इट्स अप टू अस। तो मैंने उसको समझाया, थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई, कहती ठीक है, ओके दैट्स फाइन। जा कर के रिजर्वेशन चेंज कर दिया, 10 दिन बाद हो गया। अब उसके बाद एवरी डे हम जाते थे गुरुजी के दरबार में, एवरी डे गुरुजी इतना लंगर खिलाते थे, कभी कभी 3-3 बार, 4-4 बार, और इतना सत्संग करवाते थे। और एक बार हम कार से नोएडा से एम्पायर स्टेट आने में 2-2.5 घंटे तो लग जाते हैं। तो हम कार में थे और मैं और मेरी बेटी, और हम लोग बातें कर रहे थे और मैं उसको बार बार बोल रही थी, आज देखना गुरुजी तुमको बोलेंगे सत्संग सुनाने के लिए। कहती माम प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दैट, एवरीबडी स्पीक्स इन हिंदी देयर, और मेरी हिंदी तो बड़ी ख़राब है, एवरीबडी विल लाफ एट मी। और हमने कहा कोई बात नहीं गुरुजी तुमको इंग्लिश में बोलेंगे। कहते हैं नो माम, नोबडी स्पीक्स इन इंग्लिश देयर, इट डजंट लुक नाइस। मैंने एनीवे हंसी की बात थी, हम वापस पहुंच गए गुरुजी के दरबार में। उस दिन काफ़ी लोग वहाँ थे, उस दिन ट्रैफिक में हमें लेट हो गया था, तो लेट थोड़ा पहुँचे, गुरुजी आसन में बैठे हुए थे। और जैसे ही मेरी बेटी ने मत्था टेका, गुरुजी मेरे से कहते हैं तू इत्थे बैठ जा, और मेरी बेटी से कहते हैं चल तू आज अपना सत्संग सुना। तो वो मेरी तरफ देखने लगी और गुरुजी हंस के कहते हैं कोई गल नहीं, हिंदी में नहीं इंग्लिश में सुना। तो ये क्या है गुरुजी, मतलब आपके साथ साथ रहते हैं गुरुजी, सब कुछ सुनते हैं, एवरीथिंग रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह रिपीट कर दिया गुरुजी ने। और फिर उसने अपना सत्संग सुनाया इंग्लिश में। एनीवे वो सारी ब्लेसिंग है, मैं ये बताना चाहती हूँ। उसके बाद जिस दिन गुरुजी ने कहा था उस दिन हम वापस आ रहे थे, तो वापस आ गए, और जिस दिन सिंगापुर पहुँचे उसी नेक्स्ट डे उसकी फ़्लाइट थी, वो वापस LA चली गई और वहाँ अपने मेडिकल स्कूल में बिज़ी हो गई। 4-5 दिन बीत गए। मेरी बड़ी बेटी भी वहाँ डेंटल स्कूल में थी वहाँ पर, तो वो दोनों एक साथ रहती थीं। मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आता है एक दिन, और मैं पूजा कर रही थी उस समय, तो मैं उठती नहीं, पता नहीं क्यों अंदर से वो हो रहा था, मैंने फ़ोन उठा लिया तो वो रो रही थी। कहती है माम LAPD लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट का फ़ोन आया है और दे आर आस्किंग अबाउट नीतू, दैट्स हर नेम, वेयर इज शी। तो मैंने कहा वो तो मेडिकल स्कूल में। कहती है कि वो कहते हैं कि आर यू द पर्सन, डिड योर सिस्टर गो टू इंडिया, डिड शी ट्रैवल एंड डिड शी लूज हर कैमरा। तो वो कहती है हाँ, शी लॉस्ट हर कैमरा एट द एयरपोर्ट, समबडी स्टोल इट। तो LAPD ने उसको बताया कि एक ब्लैक गाय था जिसने वो कैमरा चुराया हुआ था, एंड ही वाज अ सीरियल रेपिस्ट एंड अ किलर। उसने करीब पता नहीं कितनी औरतों को मारा था। तो उस समय उसने जो कैमरा चुरा लिया था, हो सकता है उसका टिकट भी देख लिया होगा, जो भी बात रही होगी, एंड मे बी ही वॉज वेटिंग एट द एयरपोर्ट एट दैट टाइम, बिकॉज उसको जब आना था विदिन 2-3 days व्हेन शी वॉज गेटिंग बैक टू LA, तो उसने शायद देख लिया होगा। और उसने जो कैमरा की जो पेन ड्राइव होती है वो उसने अपने पॉकेट में रखा था, एंड पुलिस डिपार्टमेंट उसको बहुत महीनों से ढूंढ रही थी। और उसका ये ऑपरेशनल का मोड होता था कि जो भी उसका नेक्स्ट विक्टिम होता था उसकी पिक्चर वो अपने पॉकेट में रखता था। तो जब पकड़ा गया तो वो जो पिक्चर थी जो निकाली, जो उन्होंने देखी, तो उसमें मेरी बेटी की पिक्चर देखी उन्होंने। और कैन यू बिलीव किस तरह से गुरुजी ने सब इजीली कराया, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी मैराथन रनर थी, सियाटल में रन करती थी, तो उसने उस पिक्चर में उसकी वो शर्ट पहनी हुई थी। तो उन लोगों ने LAPD ने सियाटल के पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और पता करा इस लड़की के बारे में बताओ। तो वो मेरी बेटी का नंबर उनको मिला, तो मेरी बड़ी बेटी नेहा, उसको उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने सोचा यही लड़की है। तो उसने बताया नहीं मैं नहीं गई थी, मेरी सिस्टर गई थी। तो वो लोग और परेशान हो गए कि वो कहाँ है, इज शी सेफ, वेयर इज शी। तो वो कहती है कि वो तो मेडिकल स्कूल में है। तो कहती है ट्राई टू कॉल है, वो कॉल करें वो उठाए ना, तो वो परेशान हो रहे थे। तो एनीवे थोड़ी देर बाद उससे बात हो गई, एंड शी वॉज इन द लैब, शी वॉज सेफ, एंड दैट्स व्हेन माय डॉटर हैड कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी एवरीथिंग। एंड मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने उस समय क्या कर सकते हो आप,
मैं सिंगापुर में, बेटियाँ मेरी LA में और गुरुजी इंडिया में। तो चुपचाप स्वरूप के सामने मैं जैसे कह रही हूँ, गुरुजी ने कहा था मेरी स्वरूप मेरी फ़ोटो नहीं है, जिथे मेरी फ़ोटो होती है उत्थे मैं रहता हूँ। तो स्वरूप के सामने भी जो आप प्रे करो कि गुरुजी सब कुछ सुन रहे हैं। मैंने दिल से प्रे करा, गुरुजी आप ही संभालो बच्चों को, आप ही के बच्चे हैं, अब आप ही देखो उनको, मेरा और कोई नहीं है। और किस तरह से अब गुरुजी को आप भगवान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? एज ए मदर मेरे एक एक पोर से भी मैं शुक्राना करूं, एक एक सेल से भी शुक्राना करूं, वो भी कम है गुरुजी को। शुक्राना इज़ वेरी स्मॉल वर्ड। किस तरह से जो गुरुजी ने मेरी बेटी को बचाया इतनी बड़ी उससे, अगर उस दिन हमने गुरुजी की बात नहीं मानी होती और वापस आ गए होते, हमें नहीं मालूम क्या होना था। गुरुजी आपको चॉइस देते हैं। वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने मेरी बेटी को देख के सब कुछ देख लिया था क्या होने वाला है, और उन्होंने चॉइस दी थी। उन्होंने कहा था इस तारीख को जाना, अगर हम नहीं जाते हमें नहीं मालूम क्या होता। तो ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की कि उन्होंने बुद्धि भी दी उस समय चेंज करने के लिए, और किस तरह से हम वहाँ रुक गए और किस तरह से गुरुजी ने इतने दिन रोके रखा। उसी दौरान पुलिस डिपार्टमेंट से उसको पकड़वाया और उसको सेफली जेल में किया, और फिर उसके बाद फिर उसको वापस यहाँ सेफली लाए। और मतलब इतनी कृपा गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग, और अभी भी हो रही है और सब पर हो रही है गुरुजी की कृपा। तो मैं बस आज इतना ही कह करके ख़त्म करना चाहती हूँ। 1 घंटे से ऊपर हो गया थोड़ा सा, और फिर गुरुजी ने चाहा, अगर गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो मैं दोबारा आपसे शेयर करूँगी। और मेरे पास तो एक फैमिली मेम्बर्स के इतने सत्संग हैं, किस तरह से गुरुजी ने 2 बार मेरे हस्बैंड को लाइफ दी, सेप्टोसीमिया से बचाया, किस तरह से क्या क्या हुआ मतलब, और किस तरह से मेरी बेटी की शादी हुई, और किस तरह से गुरुजी बता के गए हैं कि मैं नहीं रहूँगा, मेरी फ़ोटो रख ली, और किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया था, कार्ड उसके किस तरह से अपने हाथ से साइन कर करके संगत में बांटे, और किस तरह से सबसे बड़ी ब्लेसिंग है किस तरह से गुरुजी ने इतने संगत भेजी सिंगापुर में, इतनी संगत भेजी, क्योंकि मैं गुरुजी को इतना याद करती थी दिल्ली से आके, मेरा मन नहीं लगता था। उस समय कोई मीडिया नहीं था, ना यूट्यूब था, ना इस तरह से था कि मैं गुरुजी के बारे में देखूं। गुरुजी तो बिल्कुल उसमें नहीं थे। तो मुझे लगता था मैं गुरुजी से कैसे देखूं, कैसे मिलूं, तो बस जाने का ही एक रास्ता था। तो मैं, अब छोटा बेटा मेरा स्कूल में था, तो जितना हो सकता था हम जाते थे, पर ईच डे मुझे गुरुजी के बारे में लगता था कि मैं उनके पास ही रहूं। तो गुरुजी तो हर भक्त की, हर संगत की, मन की जानते हैं। तो वो इतनी संगत भेजते थे गुरुजी, दिल्ली से इतनी संगत भेजते थे। आपने सुना होगा सबीना कुचर का सत्संग भी, किस तरह से गुरुजी ने सिंगापुर भेजा था। एक बार मेनका गांधी जी को भेजा था, और मतलब 15-20 लोगों को गुरुजी ने ऐसे भेजा था। और जिसको भी भेजते थे, मैं किसी को नहीं जानती थी, क्योंकि बस खाली गुरुजी को जानती थी। और गुरुजी ने एक बार मेरा सेल फ़ोन लिया था, और मुझे फ़ोन करते थे और कहते थे, बस इतना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इतना प्रिसाइज उनका इंस्ट्रक्शन रहता था। कहते ऐसे संगत भेज रहा हूँ, तू जाना, एयरपोर्ट से पिकअप करना, अपने घर ले जाना, सत्संग करना, लंगर खिलाना, फिर घुमाना। मतलब ये खुद ही गुरुजी बताते थे कि क्या करना है, और नाम बताते थे। और मैं कहती थी मैं नहीं जानती। गुरुजी कहती नहीं तू जानती, तेरा सत्संग कराया था। रियली मैं नहीं जानती थी। और गुरुजी बस डेट बताते थे, ये भी नहीं बताते थे किस फ्लाइट से। तो गुरुजी तो शिव भोले बाबा हैं गुरुजी। तो एक बार बोल दिया, बस रख दिया फ़ोन। और मैं सोचती थी जो है सिंगापुर एयरलाइंस ही होगी। सुबह एयरपोर्ट पहुंच जाती थी, 9 साढ़े 9 बजे आती थी फ़्लाइट। मैं सुबह पहुंच जाती थी और वहाँ पर जाके खड़ी रहती थी और देखती थी शक्ल से संगत आ रही, मैं समझ जाती थी यही है। मैं दौड़ के जाती थी। वो कहती थी आप उषा आंटी हो? जी। ऐसे गुरुजी ने कराया, बगैर जाने, बगैर इंटरेक्शन करे। गुरुजी खुद ही संगत भेजते थे, उनको घर लाते थे, उनको सत्संग करते थे। और उसके बाद लंगर, जैसे गुरुजी कहते थे। और लंगर की इतनी गुरुजी ने सिग्निफिकेंस दी है, जो मैं कभी और शेयर करूँगी। और किस तरह से गुरुजी कहते थे घूमना भी चाहिए, लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि दिन रात भक्ति करो, पूजा पाठ करो, गुरुजी का शब्द सुनो, ध्यान, इतना नहीं कर सकते हैं हम। 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। 1 घंटे भी बैठ जाओ तो भी बहुत है, और वो भी गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी हमेशा कहते थे बैलेंस रखो, घर बैलेंस रखो।
लाइफ में एंजॉय भी करो, सब चीज़ें करो, अच्छे कपड़े पहनो, मूवी देखो, रेस्टोरेंट जाओ, घूमो फिरो, सब जगह जाओ। गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियरली एक बार समझाया था, आंटी तो जब लिपस्टिक लगाती है तो इतना प्यार होना चाहिए गुरु नाल कि जब लिपस्टिक भी लगा तो सोच अपने गुरुजी नाल लगा रही है, उनके लिए लगा रही है, इतना प्यार होना चाहिए। और इतनी बड़ी बात गुरुजी ने कही है कि अब लगता है कि सब कुछ गुरुजी को ही अर्पण है, सब कुछ गुरुजी के लिए है और ये लाइफ भी गुरुजी की है। जब तक गुरुजी कहते हैं बोलते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, जिस दिन चाहेंगे वो अपने चरणों में ले लेंगे। जय गुरुजी। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू संगत, जो सुन रही हैं, जो पढ़ रही हैं, उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की। गुरुजी देखिए साक्षात विराजमान है और गुरुजी हंस रहे हैं और वहीं से आप सबको ऐसे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी अपनी नज़रों से, अपनी दृष्टि से ब्लेस करते थे, संगत को एक नज़र डालते थे, सब ब्लेस हो जाते थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे। वैसे ही आज हो रहा है। गुरुजी देखिए आपको सारी संगत को नज़र दे रहे हैं, अपनी दृष्टि दे रहे हैं और सारे संगत ब्लेस हो रही है, साथ साथ ब्लेस हो रही है। और मेरी बस यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी ये माड़ा समय जैसे आपने कहा था, इसको ऐसे ही बताते रहना गुरुजी, हंसते बोलते, सत्संग करते हुए, आपकी महिमा गाते हुए, शब्द सुनते हुए, और इस तरह से प्यार से टाइम गुजर जाएगा हम सबका, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये टाइम भी माड़ा समय आया था और किस तरह से गुरुजी ने निकाल दिया। गुरुजी थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने ये मीडियम दिया गुरुजी, आपने ये सत्संग कराया, एक एक चीज़ जो आपने याद दिलाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। और थैंक यू संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना दुबई की संगत और शिव पुराण पढ़ने वालों के लिए कि संगत को सबको बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।